तो बेटा हम लोग मई जून 2024 का पेपर 42 कर रहे हैं। तो ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, सेक्शन बी जो हमारा है। कहता है जी, मार्केट फेलियर एग्जिस्ट इन ऑल इकोनॉमीज। मार्केट फेलियर जो है वो आपके पास हर इकोनॉमी के अंदर होता है। इवैल्यूएट विद द एड ऑफ डायग्राम द मीनिंग ऑफ मार्केट फेलियर एंड टू पॉलिसीज अ गवर्नमेंट में यूज टू करेक्ट मार्केट फेलियर। कहता है कि यार, डायग्राम के थ्रू मुझे ये समझाओ मार्केट फेलियर का मतलब क्या है, और कोई सी भी दो पॉलिसी मुझे गवर्नमेंट की बता दें जिससे हम लोग मार्केट फेलियर को करेक्ट कर सकते। तो आपके पास ये क्वेश्चन है बेटा, अपना 20 मार्क का। तो आइएगा ज़रा इसको देख लेते हैं। AO1 AO2 14 मार्क आपके यहाँ पे एलोकेट हो जाएंगे नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस के ऊपर। आपने बेसिक उसको पहले एफिशिएंसी बताई है कि व्हाट एफिशिएंसी इज, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, एलोकेटिव एफिशिएंसी, ये वाली बातें आपने उसको बतानी है, कौन से पॉइंट पे ये आपको अचीव होती हैं। आपको उसको इनएफिशिएंसी के साथ भी लिंक करना होता है कि मार्केट फेलियर क्यों होती है, क्योंकि हम लोग इनएफिशिएंट होते हैं, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को यूटिलाइज नहीं कर रहे होते। फिर आपको मार्केट फेलियर डिफाइन करनी है, सोशली ऑप्टिमम लेवल आपने बताना है, और आप फिर उसको इस डायग्राम के साथ लिंक करेंगे। ठीक है। मैरिट गुड क्या होता है डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया, वो सारी कहानी आपने बता दी। डी मैरिट क्या होता है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी वगैरह, ये सारी बातें आपने बता दी। इनके थ्रू हमारे पास मार्केट फेलियर हो रही होती है। इसके अलावा आप अंडर एलोकेशन ऑफ पब्लिक गुड, इसके बारे में भी बात कर सकते हैं, मोनोपलीज के बारे में बात कर सकते हैं। तो इनसे बेटा आपके पास थ्रू आउट मार्केट फेलियर हो रही होती है। अब ये मेरिट की डायग्राम मैंने बनाई हुई है। आप लोग जब डी मेरिट को भी एक्सप्लेन करेंगे तो आपको डी मेरिट की डायग्राम बनानी पड़ेगी साथ साथ। और पॉलिसीज के लिए, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे बेटा दो पॉलिसीज बतानी है, हमने ज़्यादा पॉलिसीज का जिक्र नहीं करना, तो मैंने डिफरेंट पॉलिसीज की डायग्राम बनाई हुई है। ये सब्सिडी की डायग्राम है, अगर आप सब्सिडी का जिक्र करेंगे तो आपको सब्सिडी की डायग्राम बनानी पड़ेगी। ये हमारे पास जी इनडायरेक्ट टैक्सेस की डायग्राम है डी मेरिट की। ये हमारे पास डिमांड की डायग्राम है मेरिट की, जहाँ पे डिमांड आपकी बढ़ रही है। अगर आप डी मेरिट के लिए डिमांड को शो कर रहे हैं तो डिमांड आप कम करके दिखा देंगे। मतलब सारे डायग्राम्स जो आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं उन्हीं के रिलेटेड आप लोगों ने बात करनी है, कोई आपने इसके अलावा एक्स्ट्रा बात नहीं करनी। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक हमारे पास जो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं वही चीज़ है। अब जैसे मैं यहाँ पे सब्सिडी की बात कर रहा हूँ, सब्सिडी की डायग्राम के साथ आपने लिंक कर दिया। सब्सिडी के बेनिफिट्स, सब्सिडी के ड्रॉबैक्स। अच्छा, ये मैं एएस वालों को भी बात बता रहा था, मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ। देखें, एनालिसिस और इवैल्यूएशन में फ़र्क है। जब आप स्पेसिफिक बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स लिखते हैं किसी भी पॉलिसी के, वो एनालिसिस का पार्ट है। फिर जब आप उनको कंपेयर करेंगे वो फिर इवैल्यूएशन बन जाती है। अब फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पे हमारे पास कौन कौन बैठा हुआ है, फॉर एग्जांपल जी, अ, मोहम्मद सैयद और इकराम। ठीक है, ये दो हमारे पास बच्चे हैं, सैयद मोहम्मद है और इकराम है। भाई लेट से मैं अगर बोलता हूँ कि भाई मोहम्मद सैयद जो है वो, ये लड़का मोहम्मद सैयद है, सही है, ये मोहम्मद है, इसकी ये एज है, ये इस कंट्री में रहता है, ये इस घर में रहता है, इसका एड्रेस ये है, ये सब नॉलेज के मार्क्स है। इकराम यहाँ रहता है, इकराम की ये एज है, इकराम के जो है वो इस इलाके में रहता है, कराची का या किसी और शहर का है। ये इकराम के जो है वो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग चल रही है, यानी कि AO1 चल रहा है आपका अभी तक। ठीक है। फिर एनालिसिस में जब मैं जाऊंगा, मैं एनालिसिस में बताऊंगा कि यार मोहम्मद जो है वो लेट से पढ़ाई में ज़्यादा लड़ाई पढ़ाई में अच्छा है, और क्या कहते हैं, पढ़ाई वो बहुत ज़्यादा पढ़ता पढ़ता रहता है, हर वक्त पढ़ता रहता है। और मोहम्मद जो है वो चीज़ों को बड़ी जल्दी समझ जाता है। लेकिन हाउ एवर मोहम्मद फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करता, मोहम्मद को फिटनेस का शौक नहीं है। ये सब मैं मोहम्मद के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बता रहा हूँ। इकराम जो है, इकराम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, फिजिकल एक्टिविटी में बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा खेलता कूदता है, लेकिन वो पढ़ाई में इतना ब्रिलियंट नहीं है, ना ना वो चीज़ों को इतनी जल्दी ग्रास्प कर पाता है। ये मैं इसके लिख रहा हूँ, इकराम के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक एनालिसिस चल रही है। जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा कि भाई लेट से, अगर क्वेश्चन ये था कि हमें क्रिकेट टीम का कैप्टन चाहिए, क्वेश्चन ये था, ठीक है, तो अब मैं जब इवैल्यूएशन में जाऊंगा ना, मैं क्या बातें करूंगा, मैं बातें करूंगा बेस्ड अपॉन द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स जो मैंने ऊपर लिखे कि यार, अब मैं इकराम को और मोहम्मद को कंपेयर कर रहा हूँ। मैंने कहा यार देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि उस आपको क्रिकेट टीम में कैप्टन चाहिए, मोहम्मद जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ढीला लड़का है इन इन रेफरेंस टू
स्पोर्ट्स एंड ऑल दैट। लेकिन इकराम जो है वो स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत अच्छा है। हाँ चलो खैर पढ़ने में इतना बेहतर नहीं होगा, लेकिन स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत अच्छा है। तो मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ कि यार इकराम जो है क्रिकेट टीम में भी खेलता है, इकराम जो है वो और भी फुटबॉल वगैरह भी खेलता है, फिटनेस बहुत अच्छी है, लेकिन मोहम्मद की ये सारी चीज़ें नहीं है। तो मेरे हिसाब से इकराम को क्रिकेट का टीम का कैप्टन बना देना चाहिए, मोहम्मद को क्रिकेट टीम का कैप्टन नहीं बनाना चाहिए। तो ये इस तरीके से मामला चल रहे होते हैं। एनालिसिस में जब आप बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स लिखते हैं, आप स्पेसिफिक टू पॉलिसी लिख रहे होते हैं, सही है। और एंड में जब आप कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, वैल्यूएशन की तरफ जाते हैं, आप दोनों पॉलिसीज को कंपेयर करते हैं, सही है। अब यहां पे देखो जरा, मैंने कहा जी सब्सिडी के ये बेनिफिट्स हैं, ये ड्रॉबैक्स हैं। ये सारे बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं कि एक्सपोर्ट्स वगैरह बढ़ जाती हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, नए नए बिजनेस इनकरेज हो रहे होते हैं वगैरह वगैरह। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, एक्सटर्नल बेनिफिट कैन नॉट बी मेजर्ड एंड ऑल दैट। अब यहाँ पे मैंने एडवर्टाइजिंग का लिखा हुआ है, अगर आप किसी दूसरी पॉलिसी या तीसरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं वो आपकी मर्जी, आप उसके बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स लिख लो। मैंने कहा जी आप एडवर्टाइजिंग करवा लें, उससे क्या होगा, इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन कम होती है, डिमांड बढ़ती है, अगर तो मेरिट की बात करें। अगर डीमेरिट की बात करते हैं तो आप डिमांड डिक्रीज की बात करेंगे। अफेक्टिव होती है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट छोड़ जाती है, लेकिन प्राइसेस बढ़ती हैं, अगर डिमांड आपकी बढ़ रही है तो प्राइस आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है। टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्टली होता है, टारगेट मार्केट क्या है आपकी जो है वो सही तरीके से आवाज़ पहुंच पा भी रही है कि नहीं पहुंच पा रही, समझ रहे हैं। तो बेटा इस तरीके से आपको अपनी जनरल कहानियां जो है वो बतानी है। अब आ जाए इवैल्यूएशन पे और कंक्लूजन पे जो 6 मार्क का होता है। अब मैं देखो दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। कंपेयर कैसे करूंगा, पहले मैंने कहा जी देखो दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट फेलियर को सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये दोनों डिफरेंट तरीकों से काम करती हैं। सब्सिडी से प्रोडक्ट सस्ता होता है और इससे डिमांड आपकी फौरन बढ़ जाती है। इससे ये एक डायरेक्ट मेथड है, स्ट्रॉन्ग मेथड है, लेकिन कॉस्टली होता है, महंगा होता है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि आपका ये लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंज लेके आए। आप देखो ना, आज प्राइस कम है, कल प्राइस बढ़ेगी तो लोग वापस से हट जाएंगे, ठीक है। पीपल माइट ओनली रिस्पॉन्ड बिकॉज द प्राइस इज लोअर, नॉट बिकॉज दे अंडरस्टैंड द बेनिफिट। कहता है कि लोग सिर्फ इसलिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं क्योंकि प्राइसेस कम हो गई हैं, लेकिन वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं कि उनके पास नॉलेज आ गई या कुछ आ गया, ठीक है। अब जो कोविड वाली बात मैं बार बार करता हूँ कि वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही थी, लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने नहीं लगवाई, तो आप यहाँ पे लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की डिस्कशन कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग ऑन दी अदर हैंड, वो आपका पर्सपेक्टिव बदलता है, लोगों को बताता है उनके लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ बेहतर नहीं है। और सक्सेस किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि यार आपका मैसेज कितनी बेहतर तरीके से कन्वे हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, और वो सब्सिडी के मुकाबले में सस्ता होता है, बट उसके रिजल्ट जो होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं। कभी भी आप जो है वो कुछ कह नहीं सकते कि यार एडवर्टाइजिंग आपकी काम कर भी नहीं है कि नहीं कर पा रही। यहाँ पर आपने नच थ्योरी को भी इंक्लूड कर दिया कि नच थ्योरी का मतलब होता है कि आप बार बार लोगों को मशवरे दे रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं, उनको पोक कर रहे हैं, उनकी सेंस ऑफ डायरेक्शन बदल रहे हैं। कि जी आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल हेल्दी फूड जो है बिल्कुल सामने रखा हुआ है और आपने जंक फूड पीछे की तरफ रखा हुआ है अपनी शॉप पे। नच थ्योरी जो होती है वो लो कॉस्ट होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है और मोर इफेक्टिव देन एडवर्टाइजिंग वगैरह। डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग करने से बेहतर है कि आप नच थ्योरी की तरफ जाएं कि लोगों को उसके हेल्थ बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स एक्सप्लेन करें। तो मैंने कहा जी सब्सिडी जो है ना वो तेज रिस्पांस लेके आता है, फास्ट रिस्पांस लेके आता है, एडवर्टाइजिंग जो है वो अवेयरनेस लेके आता है, ठीक है। तो आपको दोनों चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। और बेस्ट पॉलिसी फिर हम लोग सिर्फ तभी डिसाइड कर सकते हैं कि जब हमें पता हो कि यार प्रॉब्लम है क्या, लोग किस तरह बिहेव करते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडीज अफोर्ड कर भी सकती हैं कि नहीं कर सकती। तो इट इज बेटर कि आप मिक्स ऑफ पॉलिसीज लेके चलें, बट अगेन यू हैव टू फाइंड द प्रॉब्लम, द रूट कॉज के यार हमारे पास प्रॉब्लम आ क्यों रही है। क्योंकि अक्सर पैसा होता है बट नॉलेज नहीं होती, अक्सर नॉलेज होती है बट पैसा नहीं होता। तो हमें उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। बेटा कोई मसले वाली बात है, यहाँ तक सारी बातें समझ गए। जी पीईडी पर डिपेंड करती है, सही कह रही है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाए। इवेल्युएट विद द एड ऑफ डायग्राम या डायग्राम्स वेदर एक्सिस प्रॉफिट का मतलब क्या है बेटा, सुपर नॉर्मल या एबनॉर्मल प्रॉफिट is always necessary for continued existence of firms in perfect competition and monopoly। आसान लफ्जों में वो ये कह रहा है कि अगर किसी फर्म को परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्रॉफिट नहीं होता, अगर किसी फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता तो क्या वो बंद हो जाएगी या क्या वो मार्केट छोड़ देगी, ये सवाल।
तो बेटा परफेक्ट और इम्परफेक्ट का यहाँ पे जिक्र चल रहा है, तो आपको पहले अपना नॉलेज तो इनके बारे में देना पड़ेगा कि परफेक्ट और मोनोपोली में फ़र्क क्या है, परफेक्ट में और इम्परफेक्ट में। डिफरेंट प्रॉफिट कंडीशंस होती हैं। शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन में आपके पास एबनॉर्मल प्रॉफिट भी है, नॉर्मल भी है, सब नॉर्मल भी है, लास्ट ऑपरेटिंग भी है। लेकिन लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट सिर्फ यही दो एग्जिस्ट करती हैं। अब जब मैं लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ बेटा, तो लॉन्ग रन में मेजोरिटी ऑफ द टाइम नॉर्मल प्रॉफिट ही एग्जिस्ट कर रहा होता है, क्योंकि जब नई फर्म्स मार्केट में एंटर होती हैं तो सप्लाई बढ़ने से प्राइसेस कम हो जाते हैं। मोनोपली की जहां तक बात है, मोनोपली थ्रू आउट सुपर नॉर्मल में ही होती है। बट सिर्फ एक केस ऐसा होता है जहां पे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पे होती है, दैट इज एम सी इज इक्वल टू एम आर, जो आपका पहले कंडीशन होती है। उस कंडीशन के बाद आप सेल्स रेवेन्यू पे भी जाते हैं, आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे भी जाते हैं, आप उस पे भी जाते हैं, कंटेस्टेबल मार्केट पे भी जा रहे हैं, आप नॉर्मल प्रॉफिट पे भी जा रहे हैं। तो बेटा आपने डिफरेंट प्रॉफिट कंडीशन बताई, शॉर्ट और लॉन्ग रन की, आपने एम ऑफ प्रोड्यूसर बताया। यहाँ पे देखिए मैंने डिफरेंट डायग्राम्स बनाई हुई हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, और ये लास्ट जो मैंने बनाई है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब नॉर्मल और लास्ट ऑपरेटिंग दोनों को यहाँ पे लिंक कर दो। अच्छा, बच्चा मुझसे पूछता है कि सर यहाँ पे थ्री कनेक्टेड नहीं बना सकते? बेटा बिल्कुल बना सकते हैं, आप थ्री कनेक्टेड बना सकते हैं। बट थ्री कनेक्टेड जो है ना, वो स्पेसिफिक टू लॉन्ग रन है खाली। अगर आपको याद हो, आप वो डायग्राम खोल के भी देखें, तो थ्री कनेक्टेड डायग्राम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन के लिए होती है। अब क्योंकि वो डायग्राम सिर्फ लॉन्ग रन के लिए है और मुझे यहाँ पे शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों को बताना है, तो मैं डायग्राम इंडिविजुअल्स बनाऊंगा, लेकिन मैं थ्योरेटिकली सारी चीजें बता दूंगा कि यार देखो शॉर्ट रन में ये मामला था, लॉन्ग रन में ये मामला था, ठीक है। जहां तक मोनोपली की बात है, एम सी इज इक्वल टू एम आर वाली डायग्राम मैंने बनाई है, प्रॉफिट कंडीशन उसको शो किया है, रेवेन्यू क्या है, कॉस्ट क्या है, सारी बातें मैंने उसको बता दी हैं। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि आपको सारी की सारी डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं। सही है। अब आओ जरा, फर्म्स सर्वाइवल सर्वाइवल, उसने क्या पूछा था? उसने ये पूछा था कि यार अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपको नहीं होगा तो क्या आप मर जाएंगे? तो बेटा फर्म सर्वाइवल के हिसाब से यहाँ पे मेरे पॉइंटर्स चल रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म जो है वो सर्वाइव कर सकती हैं विदाउट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एस एन पी का मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि वो नॉर्मल प्रॉफिट पे भी जिंदा है। अगर मोनोपली की हम लोग बात करें, तो यार सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अगर होगा, तो मोनोपली उस पैसे को यूज करती है फॉर इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डायनेमिक एफिशिएंसी, इन्वेस्टमेंट वगैरह। तो अ, अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि कुछ मोनोपलीज ऐसी हैं कि जो विदाउट एनी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। अगर उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ना हुआ, तो फिर उनका फायदा नहीं है ना काम करने का। तो अब आए इवैल्यूएशन पे। एस एन पी इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर अ फर्म सर्वाइवल। मैंने बता दिया कि जी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है जरूरी नहीं है आपके फर्म के सर्वाइवल के लिए। अब क्यों, मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ। देखो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जरूरी नहीं है कि आप लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएं। अगर आपको थ्री करेंटेड डायग्राम याद है, तो मार्केट में सप्लाई बढ़ने की वजह से आपकी प्राइसेस कम हो जाती हैं, तो आप नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में होता रहे। अच्छा, विच इज इनफ टू कीप रिसोर्सेज इन द इंडस्ट्री, सो एस एन पी इज नॉट नीडेड फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इन दिस केस। मोनोपली की अगर बात करें, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉमन। हर फर्म का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है, हर फर्म का ऑब्जेक्टिव पैसे लेना होता है। लेकिन आप लोगों को मैंने मोनोपली में ही प्रेडेटरी प्राइसिंग के बारे में बताया है। आपको मैंने और कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के बारे में, आपको मतलब कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसिंग के बारे में आपको पता होगा कि जब फर्म जो है वो अपनी कॉस्ट के भी नीचे अपना माल बेचती है, ताकि मार्केट में बैरियर टू एंट्री इम्पोज हो सके और नई फर्म मार्केट में ना आए। सही है। तो हाउ एवर इवन मोनोपलिस्ट डोंट ऑलवेज नीड एस एन पी टू सर्वाइव। सम मोनोपलीज मे एग्जिस्ट फॉर स्ट्रेटेजिक और लीगल रीजन, एग्जाम्पल पेटेंट, नेशनल मोनोपली, एंड मे स्टिल सर्वाइव विद लोअर प्रॉफिट। कहता है जी हो सकता है कि कुछ मोनोपली, जैसे कि आपके पास नेशनल मोनोपली, इसकी एवरेज कॉस्ट हमेशा गिरती रहती है, उसके अंदर आपको इतनी टेंशन नहीं होती, तो वो सर्वाइव कर जाती हैं, थोड़े प्रॉफिट के साथ भी सर्वाइव कर जाती हैं। लेकिन हाँ ये है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपको री इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्प करता है, आपकी एफिशिएंसी वगैरह बढ़ाता है, डायनामिक एफिशिएंसी आपको इंक्रीज करता है। स्टिल नॉट ऑल monopolists यूज एस एन पी फॉर इनोवेशन। Some may become inefficient or complacent, leading to poor outcomes for consumers. Also, some monopolies might focus on goals other than profit, like revenue maximization, जो मैंने आपको बात बताई थी कि आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, आप सेल्स रेवेन्यू पे भी जा सकते हैं, आप कॉस्ट इफेक्टिव मेथड पे भी जा सकते हैं। देयरफॉर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपको ग्रो करने में हेल्प करता है,
आपको फायदा पहुंचाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ना हुआ तो आप मर जाएंगे। तो ये मेरी एक जस्टिफिकेशन आ गई है, ठीक है जी। अब बेटा ड्रॉ वहीं पे होगी ना, ड्राइव पे ही अपलोड करूंगा मैं। कोई मसला बेटा? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, इसको गौर से पढ़ना है आप लोगों ने। कहता है, इन 2022 many countries experienced a high rate of inflation caused by disruptions to the supply of goods and services arising from COVID-19 pandemic and conflict between Russia and Ukraine। 2022 में बहुत सी कंट्रीज में महंगाई आई। क्यों महंगाई आ रही है? क्योंकि आपके पास सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। और सप्लाई डिस्टर्ब होने के रीजन उसने बता दिए, कोविड 19 और रशिया और यूक्रेन वॉर। अब देखो, सप्लाई खराब होने से प्रॉब्लम कौन सी आती है? कॉस्ट पुश। ठीक है। इन वन कंट्री द गवर्नमेंट कट टैक्सेस एंड द सेंट्रल बैंक रेज इंटरेस्ट रेट। बताओ जरा, मसला क्या था? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश हो रही है, आपके पास जो है वो सप्लाई वगैरह खराब हो रही है, और ये पॉलिसी कौन सी लगा रहा है? डिमांड बढ़ाने वाली। पहली बात। दूसरी बात, एक पॉलिसी वो लगा रहा है जिसमें वो टैक्सेस कम कर रहा है, यानी कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। दूसरी पॉलिसी वो लगा रहा है जहां पे वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक से एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, एक से एग्रीगेट डिमांड कम होता है। अब ये दोनों को एक साथ लेके चल रहा है। सवाल समझे? प्रॉब्लम कॉस्ट पुश की है, प्रॉब्लम कॉस्ट पुश की है, और वो दो पॉलिसी लगा रहा है जिससे एक में एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है और एक में एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है। इवैल्यूएट द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ दीज पॉलिसीज ऑन दैट गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। कहता है जी कि मुझे ये बता दो कि इससे जो है वो गवर्नमेंट की एबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के ऊपर। AO1 AO2 बड़े सिंपल हैं। आपने इन्फ्लेशन को डिफाइन किया, आपने कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन को डिफाइन किया, आपने कोविड 19 और यूक्रेन वगैरह वॉर के साथ आपने कंपेयर किया, कॉस्ट पुश आपने बता दीजिए कॉस्ट पुश क्या होती है। ये चला गया नॉलेज का पार्ट। अब वो आपसे पूछता है कि यार पॉलिसीज के बारे में बताओ। एक एक्सपेंशनरी फिस्कल थी और एक कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी थी। आपने यहाँ पे फोकस करना है टैक्स रिडक्शन पे। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एग्रीगेट डिमांड के साथ लिंक करें, C+I+G+X-M। बताएं जी, जब टैक्सेस कम हो जाएंगे, एमपीटी कम होगा, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट आपके पास आएगा, एमपीसी आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। डायग्राम आपने बना दी कि विड्रॉल आपके पास कम हो रहे हैं, आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ता जा रहा है। तो बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स आपने वही लिखने हैं जो नोट्स में लिखे हुए हैं कि जी आपके पास एडी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, हाउएवर माइट लीड टू हाइपर इन्फ्लेशन, माइट रिड्यूस एक्सपोर्ट्स क्योंकि प्राइस वगैरह आपकी बढ़ती जा रही है। ठीक है। फिर आपने फोकस करना है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी पे। यहाँ पर आप भले अगर आप एमएस कम करके दिखा रहे हैं, वो डायग्राम बना रहे हैं, तो वो भी बना सकते हैं। आसान ये डायग्राम है, टाइम भी कम कंज्यूम होगा आपका। एडी कम करके दिखा दें, सिंपल, और एक्सप्लेन करें कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बेटा सेविंग बढ़ती है, एमपीसी कम होता है, इन्वेस्टमेंट जो है आपकी, इन्वेस्टमेंट आय बार वो भी आपके पास बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसका भी लिंक ज़रा यहाँ पे शो करें, उसका भी लिंक ज़रा यहाँ पे शो करें, उसके बारे में भी बताएं जी क्या हो रहा है आपके पास। सही है। मल्टीप्लायर इफेक्ट गिरेगा। वो सॉरी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है ना, तो इन्वेस्टमेंट आपके पास कम होगी। ठीक है। बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स इन नोट्स, सारे बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स आपके पास लिखे हुए। अब देखो, मैं सवाल को ये बताऊंगा कि भाई मसला क्या था और तुमने क्या पॉलिसी लगाई है। द टू पॉलिसी सीम टू वर्क अगेंस्ट ईच अदर, क्योंकि एक में एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है और एक में एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है। द टू पॉलिसी सीम टू वर्क अगेंस्ट ईच अदर। तो मैंने उसको बताया थी, टैक्स कम करेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ेगा। से इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो इन्फ्लेशन कम होगा, एग्रीगेट डिमांड कम होगा। एक एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने की पॉलिसी, एक एग्रीगेट डिमांड कम करने की पॉलिसी है। तो भाई इसका इम्पैक्ट रहेगा अनसर्टेन। ये तो नेट ऑफ हो गया ना, फिट्टूस हो गया, नेट ऑफ हो गया। अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने टैक्स कट जो किए हैं उनसे ज्यादा आपको रिटर्न आया है, या इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ज्यादा आपके पास इफेक्ट आया है। जिसका इफेक्ट भारी होगा उस हिसाब से हमें पता चलेगा
कि एग्रीगेट डिमांड आपकी बढ़ रही है कि एग्रीगेट डिमांड आपकी कम हो रही है, ठीक है। ऑल्सो दीज पॉलिसीज मेनली अफेक्ट क्या, एग्रीगेट डिमांड। और इन्फ्लेशन क्यों आ रही है, सप्लाई साइड की वजह से, कॉस्ट पुश की वजह से। तो भाई तुम वो पॉलिसीज लगाओ ना, तुम सप्लाई साइड पॉलिसी लगाओ ना, तुम डिमांड साइड क्यों लगा रहे हो। फिर देर इज टाइम लैग इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सही है। It takes months before people reduce spending or firms cut investment. If people expect inflation to stay high, they may keep spending, which reduces the effectiveness. शॉर्ट रन के अंदर टैक्सेस आपकी इकोनॉमी को ग्रोथ करवाएंगे, बूम करवाएंगे, पॉलिटिकली पॉपुलर भी है, लेकिन इससे महंगाई आपकी बढ़ेगी और ऑलरेडी आपके मुल्क में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन चल रही है। हायर इंटरेस्ट रेट से आपकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि भाई टैक्स कम करेंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा फिर पब्लिक स्पेंडिंग के लिए। तो कंक्लूजन क्या है, अगर आप ये दो पॉलिसीज यूज करेंगे तो ये डिमांड की पॉलिसीज हैं। आपका प्रॉब्लम है कॉस्ट पुश, तो आपको पॉलिसी कौन सी यूज करनी चाहिए, आपको सप्लाई साइड पॉलिसीज यूज करनी चाहिए, लाइक सब्सिडीज, ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह, समझ गए। कॉन्ट्रैक्ट यानी मॉनेटरी से लोन्स वगैरह मजीद महंगे होंगे तो ज़्यादा कॉस्ट पुश नहीं आ सकती, हाँ तो कॉस्ट पुश और बढ़ जाएगी ना इससे, तो आप ड्रॉबैक में लिख सकती हैं ये बात। डन। क्लियर है भाई, आगे बढ़े। आगे आ जाओ। इवैल्यूएट द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन लो इनकम कंट्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दोनों ही क्वेश्चन बड़े आसान है जो मैक्रो में आए हुए हैं। तो कहता है जी, अगर आपके पास ग्लोबलाइजेशन होता है लो इनकम कंट्री के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो देखिएगा ज़रा, ग्लोबलाइजेशन को आपने पहले डिफाइन कर दिया जी, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। किस तरीके से आपके पास पैसे घूम रहे होते हैं, मूवमेंट ऑफ वर्कर होती है और मूवमेंट ऑफ कैपिटल वगैरह चल रही होती है। लो इनकम कंट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बताई जो नोट्स में आपके पास लिखी हुई हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है उसको आपने बताया, मटेरियल एस्पेक्ट्स के हिसाब से और नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स के हिसाब से। मटेरियल की आप कितना पैसा कमा रहे हैं, नॉन मटेरियल की आपके पास पोल्यूशन लेवल कैसा है, पीने का साफ पानी है नहीं है, एजुकेशन वगैरह है नहीं है। एनालिसिस के अंदर बेटा आपने पॉइंटर्स अपने डेवलप करने हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपके पास इंटरनेशनल मार्केट का एक्सेस आपको मिलता है, डायग्राम आप बना के दिखा सकते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ने वाली। एफडीआई वगैरह आती है, एमएनसीज आ रही होती हैं, जॉब्स आ रही होती हैं, ये आपकी स्किल्स इंप्रूव करते हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह, इन बातों से आप लिंक करेंगे। एम्प्लॉयमेंट और इनकम वगैरह बढ़ती है, आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं तो टैक्स रेवेन्यू मिलता है, पब्लिक सर्विसेज आ रही होती हैं। पोटेंशियल लॉन्ग टर्म ग्रोथ, पोटेंशियल लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपके पास क्या है कि आपको फायदा होगा ग्लोबलाइजेशन से, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का राइट वर्ड आपका शिफ्ट कर जाएगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, आपके पास चीपर गुड्स एंड बेटर टेक्नोलॉजी आ रही होती है। फिर आपने यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के ड्रॉबैक्स भी लिखने हैं, आपने ग्लोबलाइजेशन के ड्रॉबैक्स भी लिखने हैं, क्या मसला है इसको। ठीक है, तो भाई आपने फिर ड्रॉबैक्स भी लिखने हैं। ड्रॉबैक्स जो हैं वो बड़े सिंपल हैं। या स्पेलिंग क्या होती है ग्लोबलाइजेशन की, अच्छा ऐसा आता है। ड्रॉबैक्स ही भाई बड़े सिंपल हैं, आपके पास डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज आ जाएंगी, महंगाई आने का डर होता है, महंगाई अगर आ गई एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से, एक्सपोर्ट्स बढ़ने से, तो उसके मसले आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। और एग्जॉशन ऑफ रिसोर्सेज, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, लो इनकम कंट्री वैसे भी प्राइमरी स्टेज पे काम कर रही होती, इतना ज़्यादा उसके पास कोई एक्सपोर्ट करने का होता नहीं है, बाहर से कंपटीशन आएगा तो लोकल फर्म्स को थ्रेट होता है, ठीक है। तो इस तरह आपने ड्रॉबैक्स भी लिखने हैं। अब उसमें इवैल्यूएशन में आप क्या करेंगे, ग्लोबलाइजेशन हमेशा आपको फायदा नहीं पहुंचाता बराबर, हर बंदे को बराबर फायदा नहीं पहुंचाता। हो सकता है कि ये जॉब्स क्रिएट करें, बट ये भी पॉसिबल है कि जॉब्स जो वो क्रिएट कर रहा है वो लो पेड जॉब्स हैं, लो स्किल्ड जॉब्स हैं, पुअर वर्किंग कंडीशंस वहाँ पे हैं, और एम्प्लॉयमेंट वगैरह हो सकता है कि हमेशा उसकी वजह से इंक्रीज ना हो, ठीक है। बिग मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती हैं, आपके पास कभी ना कभी नेचुरल रिसोर्स खत्म होने का थ्रेट होता है कि खत्म हो गई तो आप क्या करेंगे। लोकल बिजनेसेस जो हैं वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं,
समटाइम्स ग्लोबलाइजेशन क्रिएट डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंपनीज एंड लोन्स वगैरह, ठीक है। तो आप इवैल्यूएशन अभी यहाँ पे दे। इन कंक्लूजन, globalization can improve standard of living, but only if managed well, with fair regulations, strong institutions, and reinvestment in health and education infrastructure. If not, it can lead to wider inequality and limited long term benefits। ठीक है, तो कि भाई आपको आगे जाके फायदा ही देगा। अगर आप लो इनकम कंट्री हैं तो आपको परेशान होने वाली ऐसा कोई बात नहीं। समझ गए बेटा बात को? क्लियर है?